हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सीएमए इंस्टीट्यूट की जो नोटिफिकेशन आई है जहां उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि वो सीएमए फाउंडेशन का एग्ज़ाम कंडक्ट करें ऑन 6 सितंबर 2020 एंड कम्प्लीटली वो एमसीक्यू मोड है ना। उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो अपडेट किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लो, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस मोड में होने वाला है, किस तरीके से पेपर वो कंडक्ट करने वाले हैं। तो अब क्योंकि आपका चारों का चारों पेपर 6 सितंबर 2020 वो जो पेपर कंडक्ट करे फॉर सीएमए फाउंडेशन, तो वो पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। तो हम सीएमए फाउंडेशन के बहुत सारे एमसीक्यूज जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर सितंबर 2020 एग्जाम्स, अब हम लोग उसको पूरा डील करेंगे, ठीक है। ये सीएमए इंस्टीट्यूट के ही क्वेश्चंस हैं। सीएमए इंस्टीट्यूट ने कुछ बिट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिस पे हम लोग पूरा का पूरा वीडियो ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। एंड ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ जो सितंबर 2020 में पेपर कंडक्ट होने वाला है उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट है। हम सारे सब्जेक्ट्स के लिए बिट क्वेश्चंस अपडेट करेंगे क्योंकि ये सीएमए इंस्टीट्यूट के ही क्वेश्चंस हैं एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नो डाउट ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का जो सेशन है वो है अकाउंट्स का, ठीक है। देखो, अकाउंट्स की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं और हर एक वीडियो में हम 25 एमसीक्यूज़ डील करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ए, ओनली आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर। B, only items of revenue nature which are received during the period of accounts. C, only items of revenue nature pertaining to the period of accounts. और D, both the items of capital and revenue nature which are received during the period of accounts. तो सिंपली हमसे यहाँ पे क्या पूछा है अबाउट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड हमें पता है कि व्हाट इज़ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जहाँ पैसा आता है और पैसा जाता है तो बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। वो पैसा चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो। कैपिटल नेचर मतलब चाहे वो आप फिक्स्ड एसेट परचेज करे हो दैट इज़ नॉन रेकरिंग नेचर, या फिर कोई रेकरिंग नेचर का हो दैट इज़ आप रेंट पे कर रहे हो, ठीक। रेकरिंग नेचर मतलब जो डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड होता है, जो बहुत बार अकर करता है बिजनेस में, तो वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, बोथ द आइटम्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर विच आर रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंट्स। तो सिंपली जो भी इस साल रिसीव हुआ है, भले वो कैपिटल नेचर का हो भले वो रेवेन्यू नेचर का हो, उसको तो आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे ही करोगे। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल फंड विल बी क्रेडिटेड टू जनरल फंड इन द बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्पेशल फंड इन द बैलेंस शीट। बट ऑब्वियस इसका करेक्ट आंसर होगा डी, स्पेशल फंड इन द बैलेंस शीट। क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग यही करते हैं कि अगर किसी के नाम से फंड बना है, लेट्स से हमारे पास प्राइज फंड है, तो उस केस में हम प्राइज फंड को कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। एंड प्राइज फंड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया है ना, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का, प्राइस अवार्ड का, जो भी तुम्हारा एक्सपेंसेस होगा वो तुम कहाँ लेस करोगे, प्राइस फंड से। एंड अगर किसी तरह की कोई इनकम है रिलेटेड टू प्राइस तो वो भी हम प्राइस फंड में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि अगर कोई इनकम अराइज हो रही है स्पेशल फंड से तो हम उसको कहाँ डालेंगे, बट ऑब्वियस स्पेशल फंड इन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 100 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500. The receipt and payment account shows arrear subscription of 4500, advance subscription 6000 and current is 44500. How much amount to be credited in the income and expenditure account? क्वेश्चन में हमसे पूछा है अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो सिंपली वो ये बोलता है कि करंट ईयर से रिलेटेड जितनी भी इनकम और करंट ईयर से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस है वो आपको बुक्स में दिखाना है। तो देखो, अगर हम लोग बात करें करंट ईयर से रिलेटेड, तो करंट ईयर से रिलेटेड कितना है, 100 मेंबर्स को एनुअल सब्सक्रिप्शन देना है 500। तो सीधे सीधे हमें सब्सक्रिप्शन कितना अर्न हम कर रहे हैं करंट ईयर के लिए, 100 इंटू 500 दैट इज़ 50,000, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 50,000। बाकी क्वेश्चन में जो भी चीज़ें हमारे लिए दी हुई थी सब इररेलेवेंट थी, ठीक। तो इसका आंसर हुआ डी, इसका हो गया डी और इसका हो गया डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, परचेजेस 1,90,000, प्रॉफिट मार्जिन है 16.67% ऑन सेल्स,
तो उस केस में सेल्स क्या होगा? तो सिंपली अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस दिया है तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? COGS निकाल लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मेरा आ जाएगा COGS 2 लाख। ठीक है, अगर हम COGS में प्रॉफिट ऐड कर दें तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी। ठीक है, यही पूछा है क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट मार्जिन किस पे दिया है? सेल्स पे दिया है 16.67%। सेल्स पे अगर 16.67% है तो कॉस्ट पे ये कितना हो जाएगा? कॉस्ट पे हो जाएगा 20%। अगर ये कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी तो इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो ड्राफ्ट किया हुआ है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, प्लीज़ आप वहाँ से ये चीज़ क्लियर कर लेना। तो आपका COGS था कितना? 2 लाख, एंड 2 लाख पे 20% की अगर हम बात करें तो 20% कितना हो जाएगा 2 लाख का? 40,000। तो इसका मतलब आपकी सेल्स कितनी हो गई? 2,40,000। क्लियर है? नेक्स्ट, goods bought for 25,000 passed through sales day book will result in no effect on gross profit, decrease in gross profit, decrease in net profit और increase in gross profit। देखो सबसे पहले हम एक बात बता दें कि अगर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ जो आइटम होता है मतलब सेल्स होता है और क्लोजिंग स्टॉक होता है, इसका ग्रॉस प्रॉफिट से हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है। दैट इज़ इसका किस तरह का रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन, कि अगर ये इंक्रीज़ होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। बट अगर इस साइड के आइटम्स है जैसे ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, तो इनसे बट ऑब्वियस ग्रॉस प्रॉफिट का किस तरह का रिलेशन होगा? इनडायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी ना इसकी वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आपने 25,000 का गुड्स खरीदा था और वो गलती से आपने सेल्स डे बुक में डाला था, तो देखो ये है, अगर मान लो हमने परचेज़ किया था कितने का? 25,000 का, तो पहली बात तो हमने यहाँ पे डाला नहीं, तो वैसे ही हमारा GP बढ़ के दिख रहा होगा क्योंकि परचेज़ घट के दिख रहा है, और सेल्स हमने 25,000 डाला है जो कि एक्चुअली में थी ही नहीं, तो सेल्स बढ़ के दिख रही है तो GP और बढ़ करके दिखेगा, यही ना, क्योंकि परचेजेस के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है और सेल्स के साथ कैसा रिलेशन है बेटा? डायरेक्ट रिलेशन है। तो सेल्स बढ़ा तो GP भी बढ़ा, परचेज घटा तो GP भी बढ़ा। इसका मतलब इसका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? D, इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस? A, सेल्स रिटर्न ट्रीटेड एज परचेज, B, परचेज रिटर्न ट्रीटेड एज सेल्स, C, राम अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ श्याम अकाउंट, D, अंडरकास्टिंग कैश बुक बाय 1100। इसका करेक्ट आंसर बट ऑब्वियस होगा D, अंडरकास्टिंग कैश बुक बाय 1100। मतलब जब हम सिर्फ कैश बुक को 1100 से कम दिखा रहे हैं इसका मतलब दूसरा अकाउंट इफेक्ट नहीं हो रहा है ना। फर्स्ट केस में देखो सेल्स रिटर्न परचेज इन दोनों का डेबिट बैलेंस होता है और ये दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं। परचेज रिटर्न को सेल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं और दोनों का ही बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड राम अकाउंट को गलती से श्याम अकाउंट में दिखाया तो उसका भी किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में अगर देखा जाए पहले 3 केस में तो ट्रायल बैलेंस आपका अफेक्ट नहीं होगा, बट लास्ट में कह रहा है कि सिर्फ कैश बुक 1100 से अंडरकास्ट है, मतलब कैश बुक 1100 से कम दिख रही है, इसके साथ साथ कोई दूसरा अकाउंट अफेक्ट नहीं हुआ, तो उस केस में आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है D, अंडरकास्टिंग कैश बुक बाय 1100। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। इन अ जॉइंट वेंचर X and Y sharing profit and loss equally, X purchased goods costing 40,000 and Y sold the goods for 50,000. X is entitled to get 1% commission on purchase and Y is entitled to get 5% commission on sales. The profit will be, तो सिंपली ये बन जाएगा, यहाँ आएगा हमारा 2 परचेजेस, परचेज किसने किया है? X ने किया है, कितना? 40,000, और Y ने क्या किया है? सेल किया है कितने का? 50,000 का। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों को कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन कितना कितना मिल रहा है ये देखो। कमीशन मिला है X को 1% कमीशन मिला है परचेज़ का, तो 1% हो गया 400, और Y को 5% मिला है कमीशन किसका? सेल का, तो Y का कितना हो गया? 2500 कमीशन। ठीक है, अब 50,000 में से अगर हम 40,000 और ये 2900 माइनस कर दें तो सीधे सीधे हमारे पास आंसर आ जाएगा 7100। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B, 7100। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट ही तो निकालने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर अकाउंट? A, नॉमिनल अकाउंट, B, पर्सनल अकाउंट, C, रियल अकाउंट और D,
मेमोरेंडम अकाउंट। बट ऑब्वियस इसका आंसर होगा बी, पर्सनल अकाउंट। रीजन बीइंग हमसे क्या पूछा है कि जब हम जॉइंट वेंचर बना रहे हैं विद को वेंचर अकाउंट। को वेंचर मतलब एक पर्सन के साथ जब अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें यही चीज़ लिखते हैं कि कितना अभी उनके पास से पैसा आना है या जाना है, ठीक है। तो किस तरह का अकाउंट हो जाएगा बेटा, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एप्लीकेबल अबाउट कंसाइनमेंट? ए, सेल ऑफ गुड्स, बी, हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स, सी, शिपमेंट ऑफ गुड्स और डी, मॉर्टगेज ऑफ गुड्स। बट ऑब्वियस इसका आंसर भी क्या होगा, ए, सेल ऑफ गुड्स। रीजन बिंग किसके बारे में पूछा है, कंसाइनमेंट। और कंसाइनमेंट में क्या होता है, दो पार्टीज होती है, कंसाइनर होता है, कंसाइनी होता है। कंसाइनर अपना गुड्स कंसाइनी को भेजता है सो दैट कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ पे गुड्स सेल कर सके। नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स ए, सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन, बी, कैंसिलेशन ऑफ द बिल, सी, इंडोर्सिंग द बिल इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी और डी, मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। इसका आंसर होगा डी, मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। रीजन बिंग रिटायरमेंट की बात पूछ रहा है, रिटायरमेंट दैट इज रिटायर होना, और रिटायर मतलब जो बिफोर ड्यू डेट रिटायर हो रहा है तो उनको रिबेट मिलता है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो अगर रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट मतलब मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। Next, which one of these documents is not required for bank reconciliation? Bank column of cash book, bank passbook, previous year's balance sheet और बैंक स्टेटमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। क्योंकि जब हम लोग BRS बनाते हैं दैट इज बैंक रिकन्सिलिएशन करते हैं ना, तो उस टाइम बैलेंस शीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एक कैश बुक की रिक्वायरमेंट होती है और एक पासबुक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, इन अ ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक a check of 1250 deposited into bank but not recorded in cash book will be। देखो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, दैट इज ये वाला बैलेंस है 1250, ठीक है। कह रहा है कि ये वाला बैलेंस है, ठीक है। कह रहा है 1250 को हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, 1250 हमने डिपॉजिट किया इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यहाँ पे 1250 दिख रहा है, कैश बुक में नहीं दिख रहा, और क्योंकि सब कुछ कैश बुक में एडजस्ट करना है तो इसको आप यहाँ एडजस्ट करोगे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ का ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो सारी चीज़ें जो नेगेटिव में है वो हम इसमें ऐड करेंगे और सारी चीज़ जो पॉजिटिव में है वो हम इससे लेस करेंगे। तो यहाँ 1250, ठीक है, लेकर के आएंगे, इसका मतलब इस फिगर से इसको माइनस कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डिडक्टेड बाय 1250, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज एरर्स अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट? एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड और ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। रीजन बीइंग, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कास्टिंग, पोस्टिंग, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड करना मतलब क्या बेटा, कि जैसे अगर मान लो हमने असेट अकाउंट बनाया है तो असेट अकाउंट में हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था, बाई बैलेंस CD, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करें हैं BD में, ठीक है। तो इससे क्या अफेक्ट होगा, सिर्फ असेट अकाउंट अफेक्ट होगा। पोस्टिंग की भी बात करें तो पोस्टिंग मतलब यही सिंपली बताया कि अगर किसी एक अकाउंट की बात कर रहे हैं, वहाँ से हम कोई फिगर पोस्ट कर रहे हैं, तो पोस्ट करने में तो वो एक पर्टिकुलर अकाउंट ही ना अफेक्ट होगा, दो अकाउंट तो अफेक्ट हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल? 4000 रिसीव फ्रॉम श्याम क्रेडिटेड टू शामू अकाउंट, 5000 incurred on installation of new plant debited to salary account, 6000 paid for wages debited to salary account, 7000 being purchase of raw material debited to purchase account। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 5000 incurred on installation of new plant debited to salary account। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा अबाउट एरर ऑफ प्रिंसिपल, और एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब जहां हम कैपिटल आइटम को ट्रीट करते हैं एज रेवेन्यू आइटम या रेवेन्यू आइटम को ट्रीट करते हैं एज कैपिटल आइटम। यहाँ देखो जो सैलरी है वो रेवेन्यू नेचर का है और नया प्लांट दिया हुआ है तो वो कैपिटल नेचर का है। आपने खरीदा क्या, प्लांट खरीदा, तो प्लांट कैपिटल नेचर का आइटम है जिससे आपकी बैलेंस शीट अफेक्ट होगी, और आपने उसको गलती से कहाँ डाल दिया, सैलरी अकाउंट में, जो कि आपका PL का आइटम है, दैट इज रेवेन्यू आइटम है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 5000 incurred on installation of new plant debited to salary account, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of depreciable assets are revalued, the provision for depreciation is based on market value of the assets, historical cost of the asset, WDV of the asset or the revalued amount over the estimate of the remaining useful life of such asset। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर मान लो कोई एसेट है जो कि डेप्रिशिएबल है, उसको आप रीवैल्यू कर दो, तो जब आप उसको रीवैल्यू करोगे तो जितनी रीवैल्यूड वैल्यू आई है बट ऑब्वियस आप उसी पे तो डेप्रिसिएशन का पेमेंट करोगे, है ना। मतलब अगर मान लो आपका एसेट पहले 1 लाख था, अब किसी वजह से वो इंक्रीज हो गया 10,000 से, तो आप डेप्रिसिएशन इस पर थोड़ी दोगे, डेप्रिसिएशन आप किस पे दोगे, 1,10,000 पे। क्लियर है, तो वही चीज़ बोला है यहाँ पे।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द रीवैल्यूड अमाउंट ओवर द एस्टिमेट ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ सच एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, is recorded in sales book, is recorded in cash book, is not recorded in the books of account, is recorded in journal। इसका करेक्ट आंसर है सी, is not recorded in books of accounts। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब जो कि सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। अगर मान लो आपकी सेल प्राइस 100 है तो आप ट्रेड डिस्काउंट 10% का डिसाइड किया, इसका मतलब 10 रुपये का डिस्काउंट सबको दोगे, इसका मतलब ओवरऑल आपकी प्राइस कितनी बच गई, 90। तो बुक्स में ना आप हर जगह 90 पे ही रिकॉर्ड करोगे, क्यों, क्योंकि सेंस ही नहीं बनेगा, आप हर बार दिखाओगे कि 10 रुपये का आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है। आपको तो पता है कि हर आप एक कस्टमर को 10 रुपये का डिस्काउंट देने वाले हो, तो इसलिए हम सिर्फ उसको नरेशन में मेंशन करते हैं और कहीं नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इज नॉट recorded in books of account। A debit note issued to a creditor for goods returned is to be recorded in the purchase return book, journal proper, purchase book और bills receivable book। देखो अगर हम लोग बात करें about debit note तो हमेशा याद रखना, लर्न करने का तरीका है कि परचेज हमेशा डेबिट होता है तो उसके लिए डेबिट नोट, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है तो उसके लिए क्रेडिट नोट, ठीक। अगर परचेज के लिए डेबिट नोट है तो परचेज रिटर्न के लिए भी डेबिट नोट होगा, सेल के लिए क्रेडिट नोट हो तो फिर सेल्स रिटर्न के लिए भी क्रेडिट नोट ही होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम डेबिट नोट दे रहे हैं बट किसके लिए, गुड्स को रिटर्न करने के लिए। तो डेबिट नोट कब दिया होगा, डेबिट नोट कब होगा, जब परचेज होगा, एंड रिटर्न कब होगा, जब परचेज रिटर्न होगा। तो आंसर हो जाएगा ए, परचेज रिटर्न बुक। नेक्स्ट, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, टाइम लाइन्स कंसेप्ट और इंडस्ट्री प्रैक्टिस। इसका आंसर हो जाएगा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। कह रहा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए खर्चों को बुक करते हो, किसके लिए, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए, तो बट ऑब्वियस आप पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो। एंड पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि आप कोई भी एक्सपेंस और इनकम जब बुक्स में रिकॉर्ड करते हो वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होना चाहिए। लेट्स से 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 15 मंथ्स, ठीक है। इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट पे। अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से आप उसको क्लियर कर लेना। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश और नो चेंज इन असेट। इसका आंसर होगा डिक्रीज इन कैश, क्योंकि अगर क्रेडिटर की वैल्यू डिक्रीज हुई, क्रेडिटर कौन है, जिनको ऑर्गेनाइजेशन को पे करना है, तो अगर क्रेडिटर की वैल्यू डिक्रीज हुई इसका मतलब हमने उनको पेमेंट किया होगा, और पेमेंट किया होगा तो हमारा कैश भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस टू बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और जर्नल। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्वेश्चन में देखो ना क्या पूछा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है, और अगर कोई भी इनकम आप एडवांस में रिसीव कर रहे हो, ठीक है, आपने उसके लिए काम नहीं किया फिर भी आप रिसीव कर रहे हो, तो एक तरह से अनअक्रूड हो गई, ठीक है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो वीडियो हमने पोस्ट किया था उसमें हमने क्लियरली बताया था कि फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम 2 ही टर्म यूज़ करते हैं, एक आउटस्टैंडिंग, एक प्रीपेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सिंपली ये बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो आपने एडवांस में रिसीव की इनकम है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें पता है असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी इधर लाओगे तो असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, AS09 AS9 डील्स विथ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करें तो ये AS2 है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की बात करें तो AS6 है, वैसे ये मर्ज हो गया है विथ AS10, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो ये AS3 है। ये सारे नाम भी तुम लोग को याद करने हैं, तो बेसिकली यहाँ से कुछ कुछ पोर्शन याद होता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, Y draws a trade bill of 12,000 for 6 months on X. After holding the bill for 2.5 months, Y discount the bill with bank at the rate 10% per annum. The amount of discount on bill is, अब देखो सिंपली ये चीज़ कह रहा है कि मेरे पास 12,000 का बिल था, बिल 6 महीने का था, बट हमने कितने मंथ होल्ड किया है, 2.5 मंथ्स होल्ड किया। इसका मतलब अभी रिमेनिंग कितना टाइम पीरियड है, कितने टाइम बाद पैसा मिलेगा, 3.5 मंथ बाद, 3.5 मंथ्स बाद पैसा मिलेगा। इस पर 10% के हिसाब से हमें बैंक पेमेंट कर रहा है और बैंक को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चाहिए, तो वो
डिस्काउंट कितने मंथ का चार्ज करेगा, बट ऑब्वियस 3.5 मंथ का चार्ज करेगा। रीज़न बीइंग कि ये बिल का पैसा उनको कितने मंथ बाद मिलना है, 3.5 मंथ, और वो आपको बेनिफिट कितने महीने पहले दे रहे हैं, 3.5 मंथ, तो वो जो चार्ज करेंगे वो कितने मंथ्स के लिए होगा, 3.5 महीने के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज 350। कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल बुक्स इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसका करेक्ट आंसर है ए, जर्नल, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल पहले तो सब्सिडियरी बुक का पार्ट हुआ करती थी, बाद में उसको कंप्लीटली पार्ट बना दिया गया जर्नल का, दैट इज जर्नल प्रॉपर का। क्लियर। नेक्स्ट जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्स ऑफ दिल्ली सेंड आउट सर्टेन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट। इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड इज 1,20,000. 4/5 of the goods were sold by consignee at 1 lakh. Commission 2% up to invoice value and 10% of any surplus above invoice. The amount of commission will be, देखो कमीशन पूछा है, ठीक है, तो कमीशन सबसे पहले कह रहा है कि 2% है अप टू इन्वॉइस वैल्यू, ठीक है। तो हमारे ओवरऑल गुड्स की इन्वॉइस वैल्यू कितनी थी, 1,20,000। इसका हमने कितना बेचा, 4/5 बेचा, और जितना सेल करोगे उतने पे ही तो तुम लोग को कमीशन मिलेगा। तो जो बिका है गुड्स उसकी इन्वॉइस प्राइस कितनी है बेटा, 96,000। तो ये कह रहा है कि 96,000 पे हम 2% देंगे, ठीक है, प्लस 10% ऑफ एनी सरप्लस अबव कॉस्ट। इसको हमने बेचा कितने पे है, ये जो 4/5 गुड्स है ये बिका है 1 लाख पे, ठीक है। तो 96,000 का गुड्स बिका 1 लाख पे, तो 4,000 एक्सेस पे बिका, और यहाँ कह रहा है कि जितना भी सरप्लस है उसका हम 10% आपको एडिशनल देंगे। तो 10% किसका देंगे, 4,000 का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कैलकुलेट करने के बाद आएगा बी, दैट इज 2320। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 2320, ठीक। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। इसके अलावा हमने आपको पहले ही बताया कि हम सारे सब्जेक्ट्स का, दैट इज़ कॉस्ट का, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, लॉ, एथिक्स, मैथ्स, स्टार्ट्स, सबके MCQ सेशंस डील करेंगे। एंड ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि कंडक्ट होने वाला है ऑन 6 सितंबर 2020, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जो भी अपडेट्स होंगी रिलेटेड टू नोटिफिकेशन एंड वीडियो वो आपको मिल जाएंगी।